Assalamualaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain American and Canadian TV series Rain Season 1 Episode 16. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसके आगाज में हेनरी अपनी दिमागी तबीयत के बिगाड़ के कारण अपने कमरे तख्त में मौजूद एक फ्रांसीसी लाट की शिकायत सुनते हुए बिला वजह ही गुस्से में आ जाता है और अपने करीब मौजूद कैंडल्स में से एक मोमबत्ती की मोम पिघलाकर उसके कान में डाल देता है। जिस बीच कैथरीन भी यहाँ पहुंच जाती है और इस आदमी को हेनरी के बावलेपन से बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हेनरी अपनी इस खपतीपन वाली कैफियत में कैथरीन की एक नहीं सुनता और कैथरीन को अपने काम से काम रखने का बोलकर यहाँ से भेज देता है। जिस पर कैथरीन, जिससे ये खदशा होता है कि कहीं कोई हेनरी को स्लो पॉइजन के जरिए पागल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, वो फौरन नोस्ट्राडामस से रुजू करती है, जिसे कैथरीन पहले ही हेनरी के दीवानेपन वाली हरकतों से आगाह कर चुकी थी और उससे हेनरी के दिमागी तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह पूछने लगती है। जिस पर नोस्ट्राडामस कैथरीन को बताता है कि वो कई दिनों से हेनरी की शराब और उसके खाने पीने की चीज़ों का जायजा ले रहा है, मगर उसे हेनरी की खुराक की चीज़ों में से किसी किस्म के जहर की कोई अलामत नहीं दिखी। नोस्ट्राडामस की इस बात पर कैथरीन ये समझ जाती है कि हेनरी की ये मौजूदा सूरत हाल किसी जहर का रिएक्शन नहीं है, बल्कि वाकई में उसका दिमागी सल्तनत बिगड़ गया है। जिस कारण कैथरीन अपनी रियाया को हेनरी की इस मेंटल इलनेस का खमियाजा भुगतने से बचाने और फ्रांस के दुश्मनों को हेनरी की इस मजजूबानापन से फ़ायदा उठाकर फ्रांस को किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने से रोकने की खातिर नोस्ट्राडामस से हेनरी को लंबे अरसे तक बेहोश रखने की दवा लेकर अगले सीन में फ्रेंच कोर्ट की एक कदीम रवायती तकरीब, जिसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि इस बीन पार्टी में मौजूद इस बड़े केक को महल की तमाम कनीज़ों, खादमाओं और खानसामाओं में बांटा जाता है और जिस खुश नसीब लड़की के केक में से एक बीन यानी लोबिये का दाना निकल आए, उसे एक दिन के लिए महल की मलका का ताज और उसका लिबास पहनाकर आर्जी तौर पर मलका वक्त के तमाम तर इख्तियारात देकर महल की महारानी बना दिया जाता है। उसमें शिरकत करती है और इस बीन पार्टी में एक दिन की मलका बनने वाली महल की एक फेनेलोपी नामी बावर्ची लड़की को अपना ताज पहनाने के बाद कैथरीन फेनेलोपी के पीछे जाती है और पहले उसे बीन पार्टी के नतीजे में महल की मलका बनने वाली लड़कियों के कर्मनाक अंजाम से डराते और फेनेलोपी को हेनरी की एक दिन की मलका बनने वाली लड़कियों के साथ अपनी ख्वाबगाह में जालमाना और जाबराना तरीके से जबरदस्ती करने की खुद साख्ता कहानी सुनाकर खौफजदा करती है और फिर उसे अपनी वफादार रहने की सूरत में हीरे जवाहरात की शक्ल में मिलने वाले फायदे बताकर उसके हाथ में हेनरी को बेहोश करने की गर्ज से नोस्ट्राडामस से तैयार करवाई ये दवा थमा देती है और फेनेलोपी पर इस दवाई के हेनरी की शराब में मिलाने को हेनरी के जबरी इस्तेसाल से बचने का वाहिद तरीका जताकर उसे हेनरी के हुजरे में भेज देती है, जहां इस वक्त मैरी भी ग्रीर के कहने पर हेनरी से ग्रीर के इस आशिक बावर्ची लीस, जिसे इस किस के आगाज में फ्रेंच कोर्ट पहुंचने वाले ग्रीर के घर वालों की तरफ से ग्रीर के मुंतखब करदा मंगेतर लॉर्ड जूलियन ने ग्रीर से बोसो किनार करते हुए रंगे हाथों पकड़ने के बाद ग्रीर से अपनी मंगनी तोड़कर लीत को महल की जिंदान में डलवाया था, उसके साथ नरमी बरतने की गुजारिश करने के लिए मौजूद होती है। जिस बीच मैरी को हेनरी से पता चलता है कि वो पहले ही लीत के सिलसिले में लॉर्ड कास्ट्री की सिफारिश कबूल करके लीत की खता की मुआफ़ी के बदले में उसकी भर्ती फ्रांस के जंगी सिपाहियों में करवाने का हुक्म दे चुका है। मजीद कहता है कि लीत कल से अपनी फौजी खिदमात अदा करने के लिए ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर देगा। अभी हेनरी मैरी को यह बता ही रहा होता है कि इतने में फेनेलोपी भी यहाँ पहुंच जाती है। इसके यहाँ आते ही हेनरी का फिर से जिनसी पागलपन शुरू हो जाता है। फिर अपने सामने हेनरी की बहकी बहकी हरकतें देखकर चूंकि मैरी पर भी हेनरी का ये जहनी फतूर आश्कार होने लग जाता है, जिसके सबब वो फेनेलोपी को हेनरी के जहनी फशार से बचाने की गर्ज से उसे हेनरी से दूर करने की कोशिश करने लग जाती है। मगर फेनेलोपी, जिसके सर पर अपने एक दिन की मलकाहट से देर पा फायदा उठाने का भूत सवार होता है, वो मैरी की एक नहीं सुनती और कैथरीन की वॉर्न करने वाली बातों को नजरअंदाज करके हेनरी की जानिब रागिब हो जाती है। फिर हेनरी के साथ कुछ लम्हात बिताने के बाद चूंकि फेनेलोपी को भी हेनरी के जहनी खन्नास का इल्म हो जाता है, वो हेनरी के बिगड़े हुए जहनी तवाज़ुन से फ़ायदा उठाते हुए सीधी कैथरीन से ही टक्कर ले लेती है और अपने जरिए हेनरी को कैथरीन की नशा आवर दवाई पिलाने के मंसूबे से आगाह करते हुए ये नशा आवर दवा जो कुछ सीन्स पहले कैथरीन ने हेनरी को पिलवाने की गर्ज से फेनेलोपी को दी थी, उसे हेनरी के हाथों से कैथरीन को ही पिलवा देती है। दूसरी तरफ पिछली किस्त में रुरान की तलाश में रुरान के भाई के हमरा सयाह असीबी जंगल का रुख करने वाला बैश फ्रेंच कोर्ट पहुंच चुका है। हाँ, महल के गार्ड्स बैश को पकड़ने लगते ही हैं कि इतने में हेनरी भी यहाँ आन पहुंचता है और 13वीं किस्त में बैश को हेनरी के हुक्म से फ्रांस से स्पेनिश बॉर्डर पर छोड़ने जाने वाले सिपाहियों की बैश पर हमला करने के जवाब में बैश की अपने सेल्फ डिफेंस में उन्हें मार डालने की वजह जानने के बावजूद महल के गार्ड्स पर बैश को महल की काल कोठरी में बंद करने का हुक्म सादिर कर देता है।
पर बैश चूंकि अपनी गिरफ्तारी के दौरान हेनरी को अपने यूं अचानक फ्रेंच ट्रायल कोर्ट वापस आने की वजह के मतलब बताने की कोशिश में ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर देता है, जिस बाइस बैश की आवाज यहां करीब से गुजरते हुए मैरी और फ्रांसिस के कानों में भी पड़ जाती है, जिसे सुनने और बैश को महल के सिपाहियों की गिरफ्त में देखने के बाद मैरी बैश को रिहा करवाने के सिलसिले में फ्रांसिस की मदद मांगने लग पड़ती है। मैरी की इस बात पर फ्रांसिस, जो पहले ही बैश की जानिब से महल के सिपाहियों को जान से मारने वाले वाकये की वजह से बैश से शदीद नाराज होता है, वो मैरी और बैश की गुज़श्ता मोहब्बत को बैश की दोबारा महल वापसी की वजह करार देने के बाद मैरी को बैश से दूर रहने की हिदायत करके यहां से चला जाता है। इसके बाद मैरी, जो लोला के पेट में मौजूद फ्रांसिस के नाजायज बच्चे को लोला के कहने पर फ्रांसिस से छुपाने और लोला को शादी के लिए कोई शयाने शान मर्द ढूंढ कर देने में नाकामी की वजह से पहले ही बहुत परेशान होती है, वो बैश की महल वापसी पर फ्रांसिस की बातों से अपने और बैश के गुज़श्ता ताल्लुक के हवाले से फ्रांसिस की हसद, खुर्दा, तलखी का अंदाजा लगाने के बाद अपने और फ्रांसिस के रिश्ते को फ्रांसिस की जेलसी से भरपूर गलतफहमी से बचाने और फ्रांसिस को लोला के पेट में पलते उसके नाजायज बच्चे की भिनक लगने की सूरत में फ्रांसिस के कदमों को लोला की तरफ बढ़ने की रीजन देने से इज्तनाब बरतते हुए करीर, जिसे अपनी सहेलियों यानी कैना, लोला और मैरी के साथ लॉर्ड जूलियन से अपनी मंगनी टूटने का गम मनाने के दौरान लोला से लोला के फ्रांसिस के बच्चे की उम्मीद से होने की खबर मिल गई थी, उसको एतमाद में लेकर लोला को ग्रीर के एक्स फियांसे यानी लॉर्ड जूलियन से शादी करने पर रजामंद करने के बाद फ्रांसिस से मिली बैश से दूर रहने की हदायत को नजरअंदाज करते हुए बैश की जिंदान के पहरेदारों को रिश्वत देकर बैश के पास महल के कैद खाने में जाती है और उसे बाहिफाजत जेल से बाहर निकालने के अपने मंसूबे से मुतला करते हुए बैश को फौरन महल से निकल जाने का बोल देती है। लेकिन बैश मैरी की बात नहीं मानता और मैरी को बर्फीले जंगल में अपने दोस्त रोरान के साथ सियाह आसिबी जंगल में बसने वाले खूनी प्यासों की कारस्तानियों से खबरदार करने लग जाता है। फिर मैरी बैश से बर्फीले जंगल में पेश आने वाले वाकया की तफसीलात जानने के बाद अभी बैश को महल की प्रिजन से फरार करवाई रही होती है कि इतने में फ्रांसिस भी इन दोनों के पास पहुंच जाता है और मैरी पर बैश को महल के कैद खाने से बाहर निकालने की वजह से बरहम होते हुए मैरी के साथ मौजूद बैश पर दोबारा से अपनी बीवी पर दौरे डालने के इल्जामात लगाना शुरू कर देता है। जिस बीच बैश फ्रांसिस को बर्फीले जंगल के रिहाइश पजीर लोगों की जानों को आसिबी जंगल में बसने वाले खूनी हथियारों से लाहक खतरे से आशना करवाते हुए फ्रांसिस के सामने इन जंगल वासियों को इन बदरूहों से बचाने की हसूल की खातिर महल के मसल्ह सिपाहियों और घोड़ों की जरूरत को एक मरतबा फिर से अपने फ्रेंच ट्रायल कोर्ट वापस आने की वजह साबित करने लग जाता है। इस पर फ्रांसिस पहले तो बैश पर यकीन नहीं करता, लेकिन फिर बैश से आसेबी खूनी जंगल में ओलिविया के साथ पेश आने वाला दर्दनाक वाकया सुनने और फिर अगले सीन में मैरी और बैश की मौजूदगी में ओलिविया के मुंह से सियाह आसेबी जंगल में उसके साथ हुए हादसे की हकीकत जानने के बाद अगरचे फ्रांसिस को बैश की इस बात पर तो यकीन आ जाता है कि वो आसेबी खूनी जंगल के हैवान सिर्फ लहू के प्यासों से बर्फीले जंगल में बसने वालों की जान बचाने के लिए ही महल वापस आया है, ताहम वो अभी भी बैश की यह बात मानने पर तैयार नहीं होता कि 13वीं किस्त में हेनरी के बैश को जलावतन करवाने वाले फैसले पर अमल दरामद करने वाले और बैश को फ्रांस से स्पेनिश बॉर्डर पर छोड़ने जाने वाले महल के सिपाहियों ने बैश को जान से मारने की कोशिश की थी। अभी फ्रांसिस और बैश के माबेन इसी मौजू पर बहस चल ही रही होती है कि इसी असना में नोस्ट्राडामस भी कुछ सीन्स पहले अपने मुआलिज खाने में जहरी इलाज ओलिविया के जख्म से निकलने वाले इस नोकीले दांत की तहकीक करने के बाद अपने तबीब खाने में मौजूद फ्रांसिस, मैरी, बैश और ओलिविया के पास आता है और उनके सामने अपने हाथ में मौजूद इस नोकदार दांत के एक इंसानी दांत होने का इंकशाफ करते हुए उन्हें बताता है कि सियाह आसिबी जंगल के खूनी पैरोकारों का वहशी खसलतों वाला देवता कोई शैतानी मखलूक नहीं बल्कि एक इंसान ही है, जिसके बारे में जानने के बाद इससे अगले सीन में फ्रांसिस और बैश के महल के सिपाहियों के हमरा सियाह आसिबी जंगल में बसने वाले खूनियों का खोज लगाने की गर्ज से इस बर्फीले जंगल में पहुंचने पर उन्हें यहां किसी के कदमों की छाप दिखाई देती है, जिस पर वो दोनों इन निशानात के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जहां कुछ आगे पहुंचकर फ्रांसिस को आगे बर्फ में धंसा एक इंसानी हाथ दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस तेजी से इस हाथ की जानिब चल पड़ता है। अभी फ्रांसिस इस हाथ के करीब पहुंचता ही है कि इतने में फ्रांसिस के पांव तले मौजूद कच्ची बर्फ टूट जाती है और फ्रांसिस इस बर्फीली सतह के नीचे मौजूद पानी में गिर पड़ता है, जिसे देखकर फ्रांसिस से कुछ फासले पर मौजूद बैश अपने नजदीक सिपाहियों को इस बर्फीली तह से दूर रहने का बोलकर भागते हुए अकेले ही इस दरार ज़दा बर्फीले गड्ढे के पास जाता है और इस बर्फीली सतह के नीचे मौजूद पानी के बहाव में बहते हुए फ्रांसिस को बड़ी तगदो के बाद इस कच्ची बर्फ के नीचे मौजूद पानी से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है।
तीसरी जानिब यहाँ फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट में जारी एक तकरीब के दौरान लॉर्ड कास्टलरी पूरे महल में अपनी और लीथ के ताल्लुकात की चहमकोइयों से परेशान ग्रीर के पास जाता है और ग्रीर की बदफेली की खबरों को सुनने के बावजूद एक मरतबा फिर से उसे अपने साथ शादी की पेशकश कर देता है। लॉर्ड कास्टलरी के इस प्रपोजल से बदनामी के अंधे कुएं में डूबती ग्रीर को जैसे तिनके का सहारा मिल जाता है, जिसे पाने के बाद वो फौरन से लॉर्ड कास्टलरी के इस प्रस्ताव को कबूल कर लेती है। और फिर इसी बीच ओलिविया भी इस तकरीब में शिरकत करते और यहाँ करीब मौजूद नोस्ट्राडामस को अपने साथ डांस की दावत देती नजर आती है, मगर नोस्ट्राडामस ओलिविया की डांस की पेशकश को कबूल नहीं करता और यहाँ से चला जाता है। जिस पर अगले सीन में ओलिविया एक दफ़ा फिर से नोस्ट्राडामस के पास जाती है, जहाँ नोस्ट्राडामस ओलिविया को ये बताते हुए कि आखिरी बार उसने अपनी मरहूम बीवी, जो कि नोस्ट्राडामस के 2 बच्चों की माँ थी, उसके साथ डांस किया था। नोस्ट्राडामस ओलिविया को कुछ अरसा पहले अपनी बीवी बच्चों की एक वबाई मर्ज के नतीजे में होने वाली मौत का भी बता देता है, जिसका मतलब जानने के बाद ओलिविया, जो पहले ही अपनी जान बचाने और खुद को जिंदगी की जानिब वापस लाने के कारण नोस्ट्राडामस की बहुत मशहूर होती है, उसके दिल में मौजूद नोस्ट्राडामस के लिए जज्बात और भी पुख्ता हो जाते हैं और वो नोस्ट्राडामस की तरफ माइल हो जाती है। चौथी तरफ ग्रीर महल की एक बालकनी पर खड़ी होकर महल के बाहर जंगी तरबियत के लिए फौजी जवानों के हमरा जाने वाले नए लड़कों में मौजूद अपने आशिक लीथ को बड़े शर्मिंदा कुन और फिक्रमंदाना अंदाज से देख रही होती है कि इतने में लीथ की नज़र भी इत्तफाकन ग्रीर पर पड़ जाती है, जिसके बाद लीथ अपनी आंखों में अपनी मोहब्बत को खोने का कर्ब लिए बाकी भर्ती शुदा नौजवानों के साथ यहाँ से चला जाता है। यहाँ बैश फ्रांसिस को फ्रेंच चाइल्ड कोर्ट वापस लेकर पहुंचने के बाद अभी फ्रांसिस को शदीद सर्दी की शिद्दत से बचाने की खातिर उसके लिए आग जला ही रहा होता है और फ्रांसिस बैश से अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा कर ही रहा होता है कि इतने में खिसके हुए दिमाग वाला हेनरी भी यहाँ आन पहुंचता है और अपने दीवानेपन में फ्रांसिस और बैश के सामने 13वीं किस्त के इख्तिताम पर बैश को फ्रांस से स्पेनिश बॉर्डर पर छोड़ने जाने वाले महल के सिपाहियों को बैश की जान लेने का हुक्म देने का इतराफ करते और फ्रांसिस से बैश को महल की जिंदान से बाहर निकालने की वजह दरियाफ्त करने के बाद फ्रांसिस के सामने बैश पर अपनी तलवार से हमला करने लगता है। जिस बीच फ्रांसिस, जिसे हेनरी के मुंह से बैश को महल के गार्ड्स के हाथों से मरवाने की कोशिश करने का इकरार सुनकर बैश पर होने वाले हमले के सिलसिले में कही गई बैश की तमाम बातों पर यकीन आ जाता है, इसलिए वो फौरन आगे बढ़ता है और दिमागी तौर पर हिले हुए हेनरी को यह याद दिलाते हुए कि बैश उसी का ही खून है, हेनरी को बर्फीले जंगल में अपने साथ पेश आने वाले हादसे में अपनी जान बचाने के सिलसिले में बैश की मुखलिसाना काविश से मुतला करते हुए उसे इस समय तो बैश को नुकसान पहुंचाने से रोक लेता है, लेकिन दिमागी बिगाड़ का शिकार हेनरी का जहनी इंतशार उसे ज्यादा देर चैन से बैठने नहीं देता। इसलिए वो अगले सीन में अपने तख्त के साथ मौजूद मलका फ्रांस यानी कैथरीन के तख्त पर विराजमान फेनेलोपी की मौजूदगी में ही बैश और कैना समेत कैथरीन, फ्रांसिस, मैरी, लोला, ग्रीर, नोस्ट्राडामस और महल के एक पादरी को अपने कमरे तख्त में तलब करता है और यहाँ मौजूद सबके सामने अपनी मेंटल इलनेस अयां करते हुए बैश और कैना की रजामंदी के बगैर ही जबरदस्ती कैना और बैश की शादी करवा देता है। फिर किस के आखिरी सीन में बैश, जिसे हेनरी के हुक्म पर कैना से शादी करने के नतीजे में हेनरी से शिकार के मास्टर का लक़ब मिल चुका होता है, वो अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए महल के सिपाहियों को आसेबी जंगल में बसने वाले खारजियों को ढूंढने भेज देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली बार ड्रामे की 17वीं एपिसोड के साथ हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।